हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय दूसरा चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने जीव जगत का वर्गीकरण लेसन का नाम है, जिसमें हम लोगों ने अब तक अभी देख लेते क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने परिचय में पार्ट 1 में देखा था, पार्ट 2 में, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो क्रम से लगी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो अरस्तु का वर्गीकरण देख रखा है, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण जिसे द्विजगत प्रणाली कहते हैं, ठीक है, वो पढ़ रखा। फिर हमने 5 जगत प्रणाली देखी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया हैं, उनको हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हमने उसमें आधार पढ़े, क्या क्या आधार थे। अब उसके बाद हम एक एक जगत को विस्तार से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शुरू कर रखा है या फिर अभी जो पढ़ रहे हैं, हमने मोनेरा जगत प्रारंभ किया है, जिसमें से मोनेरा जगत के क्या लक्षण थे उसको हमने पिछले वीडियो में, इसी के जस्ट पहले वीडियो में समाप्त किया है, लगभग पढ़ा है हम लोगों ने। तो अभी उसमें हमने ये भी देखे थे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण देखा था मोनेरा जगत का, जिसमें मोनेरा जगत को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया में। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आर्कीबैक्टीरिया को समाप्त करेंगे। ठीक है, आपके लगभग सभी डाउट आर्कीबैक्टीरिया से संबंधित जो भी हैं, लगभग मैं कोशिश करूंगा कि सभी डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको मिटा करके आर्कीबैक्टीरिया पर आता हूं और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। ये तो अभी देखो, मैं इसलिए बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, जिससे रिवीजन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आता, तो रिवीजन हो जाता है। दूसरा, जो नए लोग हैं उनको पता भी चल जाता है कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या नहीं पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि यहाँ यूट्यूब है, कई सारे लोग रोज नए जुड़ते हैं, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और सबसे बेहतरीन फायदा यह है कि रिवीजन होता है, हम बार बार उसी शब्द को सुनते हैं, ठीक है, तो हमें रिवाइज होता है, चीजें याद होती हैं, ये फायदा है ना। तो ये बात यहाँ तक। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे। आर्कीबैक्टीरिया के क्या लक्षण होते हैं, इसमें किस प्रकार के जीव रखे गए हैं, उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया, इत्यादि सब। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इनको आर्थ बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आर्थ बैक्टीरिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास, या फिर आप समझ सकते हैं कि समझने के लिए इसका आधार क्या है, कैसे समझ पाएंगे, कहानी की तरह इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब पृथ्वी, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा भूगोल में कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तब आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य एक दहकता हुआ गोला था, फिर क्या हुआ कि वो किसी कारणवश टूट गया कई टुकड़ों में, तो वो टुकड़े सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अब सूर्य गर्म था तो टुकड़े भी गर्म होंगे, ठीक है, फिर वही सब जो टूटे, सूर्य से टुकड़े जो टूटे, है ना, जो खंड अलग हुए, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। मतलब ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। तो उन्हीं एक ग्रहों में से टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, उन्हीं एक ग्रहों में से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा से ये ऐसे नहीं थी जैसे आज है। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं
कई तरह के जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, घर मकान सब कुछ है यहाँ पर। एक जनमानस निवास करता है, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में क्या ये ऐसा था? ऐसा नहीं था। जब ये पृथ्वी अलग हुई, सूर्य से अलग हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो भाई वो अलग था, इसलिए ये भी तो अलग था। आप उदाहरण के लिए देखें, अगर हम सरिया को काटते हैं, ठीक है, सरिया को काटते हैं तो उसमें से जो चिंगी निकलती है, चिंगारी निकलती है ना, वो भी क्या होती है? तुरंत के लिए तो लाल होती है, एकदम गर्म होती है, ऐसे होती है ना। मतलब आप या तो ऐसे उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि लोहे को हमने खूब तपा दिया, तपाने के बाद में वो जब उसकी बूंदे टपकती हैं तो क्या वो बूंदे ठंडी होंगी या गर्म होंगी? आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लोहे को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब वो भी लिक्विड में या फिर बूंदों की तरह टपकना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो गर्म होंगी, बूंदे भी क्या होंगी? गर्म होंगी। तो अब गर्म बूंदों पर आप कहेंगे कि कोई अगर कोई जीव जंतु जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, तापमान रहता है, वो मर जाएगा। तो उस टेम्परेचर पर रहने के लिए अगर कोई रह भी सकता है तो उसके अंदर कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो वही चीज था दोस्तों पृथ्वी पर। पृथ्वी खूब वैसे ही गर्म थी। अब यहाँ पर जीव, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि करोड़ों वर्षों, लाखों वर्षों तक वहां यहाँ बारिश होती गई, धीरे धीरे ऊपर का टेम्परेचर पृथ्वी का कम होता गया, तब यहाँ पर कुछ जीव विकसित हुए, ठीक है। उन्हीं जीवों में से ये बैक्टीरिया थे, आर्द्र बैक्टीरिया। मतलब एक जीवाणु होते हैं, एक ये आर्द्र जीवाणु, आर्द्र बैक्टीरिया कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जीवाणु से भी जो पहले आए, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर जब सर्वप्रथम जीव आना प्रारंभ हुए, तो उन सब जीवों में से प्रथम जीव जो थे क्या थे? आर्कीबैक्टीरिया थे, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये इतनी गर्म वातावरण में, जब पृथ्वी का तापमान अनुकूलित नहीं था, इस तरीके का नहीं था, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ा रहता था, कहीं पर लवण ज्यादा है तो कहीं का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में इन बैक्टीरिया के अंदर जीवित रहने के लिए कुछ लक्षण विकसित हुए। वो कौन कौन से थे, क्या थे? चलिए उनको देखते हैं। अब इनके लक्षणों की बात करते हैं। अब इतना समझ में आ गया होगा ना कि ये जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब के हैं ये जीव, सबसे पहले आए थे मतलब। अब इसमें के लक्षणों की अगर हम बात करेंगे, एक एक करके देखते हैं क्या क्या लक्षण थे। नंबर 1, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति, देखिए जो जीव होते हैं, जैसे जितने भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीव होते हैं उनकी कुछ जीवों की कोशिका के ऊपर एक भित्ति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, जैसे नारियल देखें, नारियल के ऊपर एक मोटा आवरण होता है, नहीं होता? वो आवरण क्या होता है? नारियल की क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ जंतु होते हैं, कुछ जीव होते हैं जिनके ऊपर एक आवरण होता है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और वो भी क्या होती है? निर्जीव होती है। आया समझ में? मान लीजिए ये नारियल है, ये क्या है? आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थोड़ा देखेंगे तो। ये नारियल के ऊपर छिलका होता है ना, छिलका होता है, ठीक है, रस्सी टाइप का जो देखते हैं। तो वो क्या करता है? नारियल के जो अंदर का हिस्सा है उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है ना। तो उसी तरीके से ये रेशे हम लिखे दे रहे हैं, क्या है? रेशे हैं। ये नारियल का अंदर का भाग है जो सफेद दिखता है, आप लोग खाए होंगे ना, गरी जिसे बोलते हैं, गरी कह सकते हो। तो जिस तरीके से नारियल में ऊपर एक कवच होता है ना,
उसी तरीका से कुछ जंतुओं में, ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। वो क्या होती है, निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति समझ में आ गया आपको किसे कहते हैं? देखिए, कुछ आपको ऐसे भी कोई पूछे तो आपको यही बताना, यही सही उत्तर है। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कुछ जीवों के कोशिका के ऊपर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ऊपर है तो क्या कार्य होगा? सुरक्षा का कार्य होगा। मान लीजिए हमने इसको दबाना चाहा तो सबसे पहले फर्क कहां पर पड़ेगा? कोशिका भित्ति पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, कोशिका भित्ति है। हम नारियल को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ पर पहले हम तोड़ेंगे तो पहले ये फूटेगा, उसके बाद हो सकता है हमारा हाथी फूट जाए, है कि नहीं? तो नारियल बच जाएगा। वही चीज है यहाँ पर। तो कोशिका भित्ति आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। अब वो यहाँ पर बात है कि बनी किससे होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेशे हैं, तंतु हैं, उससे मिलकर बने हुए होती है। और आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो और चीजें मिलेंगी। नॉर्मल उदाहरण लेते हैं कि रेशे से बनी हुई कोशिका भित्ति। मान लीजिए ये कोशिका भित्ति, नारियल के ऊपर जो रस्सी जैसी संरचना होती है, तमाम जुओं जैसी, है ना, वो सब क्या है, रस्सी जैसी रेशे हैं, वो कोशिका भित्ति है। तो वो यहाँ पर देखिए, नारियल में रेशे से बनी है कोशिका भित्ति। हम उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, रेशे की होती नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिका में प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आप लोगों ने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का नाम सुना होगा। तो उन्हीं में से ये है प्रोटीन। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन की बनी होती है और एक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आपको? कोशिका भित्ति सबसे पहले समझ में आ गई होगी। कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली भित्ति जो सुरक्षा करती है, होती है, मतलब पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा लक्षण। ये सबसे प्राचीन जीव हैं। ये सबसे प्राचीन जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आए हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पहले आए। जितने भी हम लोग जीव जंतु देखते हैं, बैक्टीरिया से भी पहले आए हैं, इसीलिए इनको आद्य बैक्टीरिया। आद्य का मतलब जो पहले आए हैं, पुराने हैं, प्रारंभिक हैं, है ना। आद्य बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया से भी पहले आए हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया को इंग्लिश शब्द है, जीवाणु हिंदी शब्द है, ठीक है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी पहले आए थे, सबसे पहले आए थे, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन जीव है, ये भी समझ में आ गया होगा। प्राचीन का मतलब पुराने हैं ये। अगला देखते हैं, अगला है आपका इनकी कोशिका झिल्ली। कोशिका, इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है। लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कोशिका नाम का एक लेसन है, कोशिका की संरचना एवं कार्य, उसमें ये सब चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी हम इनको बारीक से या फिर थोड़ा बहुत समझते हुए चलते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखिए जो हमने कोशिका बार बार हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर कोशिकांग है। मान लीजिए ये हरित लवक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये गाल्जी काय हो गया, ये रिक्तिका हो गया, केंद्रक हो गया, ऐसे कई सारी मान लीजिए कोशिका के अंदर ये कोशिकांग।
तो उनके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, कोशिकांगों के ऊपर भी एक क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है, उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। और इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, उसको भी कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिकांगों के ऊपर भी ये झिल्ली पाई जाती है, मतलब कि ये परत होती है एक तरीके से। कोशिका झिल्ली क्या होती है, परत होती है, जो लिपिड की बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपिड। शाखित श्रृंखला का मतलब समझ में आ रहा, शाखित का मतलब जिसमें शाखाएं हो। जैसे मान लीजिए अभी लिपिड को आप नॉर्मल वसा समझ सकते हैं, फैट। ठीक है, ये एक प्रकार का वसा होता है लिपिड में। ठीक है, तो लिपिड की शाखित श्रृंखला, शाखित का मतलब बटा हुआ। जैसे मान लीजिए आप पेड़ देखते हैं, तमाम सारी शाखाएं, और मान लो कोई पेड़ है जिसमें कोई शाखाएं नहीं है, सीधा है, तो हम उसको अशाखित बोलेंगे। अगर शाखाएं हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शाखित बोलेंगे। तो शाखित का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए ये लिपिड के अणु हैं। ठीक है, ये देखिए शाखित श्रृंखला। शाखित का मतलब एक में से कई सारी शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, फिर उससे शाखाएं निकली होती है, इस तरीके से ये पाई जाती है। इसकी जो संरचना होती है लिपिड की, शाखित श्रृंखला होती है, मतलब कि शाखाओं में बटी होती है। ठीक है, पाई जाती है। तो समझ में आया। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए मान लीजिए शाखित श्रृंखला होने का फायदा क्या होता है। मान लीजिए कि ये इस तरीके से हो गए। ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि यह इनको मतलब कि आर्की बैक्टीरिया को प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा समझिए कि अगर आप लाइन में खड़े हो जाइए, ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ और आपका दुश्मन आपके ऊपर वार करना चाहे, तो अगर एक लोग को हटा देगा, मान लीजिए हम लोग ऐसे खड़े हैं, हमको धक्का दे दिया, तो वो फिर अंदर चला जाएगा, घर के अंदर चला जाएगा, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ऐसे में क्या होगा, तमाम सारे लोग जब भीड़ बना करके खड़े हो जाएंगे, तो वो उसको अंदर जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है, क्योंकि ये सुरक्षा का कार्य करती है, इसलिए जो कोशिका झिल्ली में लिपिड की श्रृंखला होती है, शाखित होती है। अब शाखित होती है तो इस कारण बाह्य वातावरण इसकी कोशिका को, आर्की बैक्टीरिया को, कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पा रहा है, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखला होती है, इसी के कारण ये नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, चौथा, प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशीलता, प्रतिजैविक के प्रति संवेदनशीलता, आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है। यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि यहां से समझते हैं। प्रतिजैविक सबसे पहले देखते हैं, प्रतिजैविक के प्रति। भाई देखिए, ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, ये दूसरे जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब बीमारी पैदा करते हैं। तो जब बीमारी पैदा करते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं, दवाई लेते हैं। दवाओं में एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पेनिसिलिन का नाम सुना होगा,
या फिर डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिसिलिन या फिर इस तरीके की कई सारी एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं बुखार बताते हैं तो वो बुखार के साथ साथ आपको 2-3 दवाएं और देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बुखार का जो कारण है ये बैक्टीरिया या फिर बाहर के जीव हैं जो शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके वजह से बुखार आ रहा है। तो वो बुखार को उतारने की दवा के साथ साथ में एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके, मार सके। अब बैक्टीरिया मर जाएगा तो आपका बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसे टाइफाइड वगैरह में है ना, मियादी बुखार जो होता है उस तरीके से। तो अगर प्रतिजैविक समझ में आ गया होगा, मतलब है ना, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसी दवाएं या फिर प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको मारते हैं, किल करते हैं या फिर ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। अब उनके प्रति संवेदनशीलता आर्की बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है। मतलब यू बैक्टीरिया अगर आपके अंदर शरीर में, ऐसे समझ लेते हैं कि यू बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में है, आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि यू बैक्टीरिया मर जाएंगे, क्योंकि यू बैक्टीरिया में जो कोशिका झिल्ली में सीक्वेंस होता है, श्रृंखला होती है, वो उतनी मजबूत नहीं होती। कोशिका भित्ति जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि आर्की बैक्टीरिया में होती है। देखिए, जो ज्यादा संघर्ष करता है वो उतना मजबूत बनता है, आपको भी पता है। अब ये बताओ, जब टेम्परेचर पृथ्वी का करोड़ों साल पहले जब हाई टेम्परेचर होता था, बहुत गर्मी होती थी, उस टेम्परेचर में ये जीवित रहने वाले, इनको एंटीबायोटिक क्या मारेगी, है कि नहीं? एंटीबायोटिक क्या मार पाएगी? ये उतना झेल चुके हैं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि इतनी जल्दी से नष्ट नहीं होते। आप यू बैक्टीरिया को दे देंगे, आप समझ सकते हैं ना। आप एक मजदूर को धूप में खड़ा करके देख लीजिए, और दूसरा एक जो ऑफिस में काम कर रहे होंगे, है ना, उनको खड़ा कर दीजिए, वो शाम तक मुरझा जाएंगे। लेकिन एक मजदूर आदमी जो रोज धूप में तपता है, क्या आपको लगता है वो शाम को बेहोश हो जाएगा? नहीं होगा। बल्कि ऑफिस वाला व्यक्ति धूप में खड़ा कर दोगे ना, भागने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, है कि नहीं? जैसे तावे पे अगर आप कुछ दाने रख दीजिए किसी चीज के, तो वो चटक चटक के भागने लगते हैं, वैसे होगा उनका हाल, है कि नहीं? तो वही चीज है, मतलब आर्की बैक्टीरिया में सेंसिटिविटी जो होती है कम होती है, ये इतना ज्यादा संवेदनशील नहीं होते हैं। बल्कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं, सेंसिटिविटी उनमें पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया ज्यादा पावरफुल होते हैं, सीधा शब्द में ये चीज। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और देखते हैं। देखिए, आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी पता लगेगा, ठीक है, कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। कुछ नहीं तो आप ये लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या चीज नहीं आ रहा, उस टॉपिक को आप लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं? फिर ऐसे में हमें भी लगता है कि पता नहीं हम फालतू में तो नहीं वीडियो बना रहे हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है ना, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, तो फिर थोड़ा सा मन ढीला होता है ना, हिम्मत थोड़ी से। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, है कि नहीं? सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो या तो समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो है तो बताएं या फिर पूछें, हमें भी पता लगे, है कि नहीं? हम अकेले यहाँ पर वीडियो, हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है, बस एक मोबाइल रख के बना रहे, तो कैसे हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम नहीं तो हाँ समझ में आ गया लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगला देखते हैं, ये प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण में भी पाए जाते हैं, में भी पाए जाते हैं। प्रतिकूल वातावरण क्या होता है?
जैसे कि हमने देखो पढ़ा कि वातावरण में अगर हम लोगों को अभी ज्यादा गर्म स्थान पर छोड़ दिया जाए, कश्मीर में ले जा करके कपड़े भी न दिए जाएं या फिर दे भी दिया जाए, इतना दे दिया जाए और वहां पे बर्फ जमी हो छोड़ दिया जाए, हम लोग क्या होंगे? आपको क्या लगता है, मरेंगे कि बचेंगे? ठीक है, मर जाएंगे, ब्लड सब जमना शुरू हो जाएगा नसों में। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम लोग हो सकता है कि खत्म हो जाए, मर जाएं, किल हो जाए वहीं पर। लेकिन आप अगर इन बैक्टीरिया को, जैसे आप फ्रिज में सामान को, किसी वस्तु को रख देते हैं तो खराब नहीं होती क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया नहीं जा पाते हैं, ठीक। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया होते वहां पर भी आराम से चैन से, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मजदूर जैसे नहीं होते, मजदूर का हाथ कातिया वाले हैं ये, है ना, पूरी तरह से मजबूत होते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए 50, 60, 80 कर दीजिए, 100 कर दीजिए तो भी ये मरते नहीं है, ये इनमें क्षमता। तो दोस्तों देखिए, अभी तक अब हमने आर्की बैक्टीरिया के लक्षण देख लिए हैं, ठीक है। अब हम आर्की बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं, हम आपको समझा दे चलते इसको जल्दी से। एक होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स या फिलस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक होते हैं आपके मीथेनो, इसको बाद में लिखेंगे। थर्मो एसिडोफिलस हो गया, हैलोफी हो गए या फिर हैलोफी या हैलोफिलस, अलग अलग लिख देते हैं, हमको समझ में आएगा। हैलोफिलस, ठीक है। और मिथेनोजेन, ठीक है। ये 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक। अब इनको हम समझ लेते हैं कि थर्मो एसिडोफिल्स क्या है या किसे कहते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए थर्मो एसिडोफिलस को देखेंगे तो थर्मो का मतलब आप तापमान से ले सकते हैं, किससे? तापमान से, ठीक। एक हो गया, इसको अलग अलग कर लेते समझने के लिए। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। फिलस का मतलब होता है पसंद कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हैलोफी, दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं इसका। हैलो का मतलब साल्ट, इसको हम यहाँ पे साल्ट क्या लिखते हैं, साल्ट ब्रैकेट में लवण और यहाँ पे पसंद लिख देते हैं। मिथेनोजेन का मतलब मीथेन, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए, आप अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब आर्की बैक्टीरिया, इनको आवास स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है ना, कोई बैक्टीरिया कहाँ पर रहेगा तो उसको क्या नाम देंगे। तो अगर कोई बैक्टीरिया उच्च तापमान पर और उच्च अम्लीयता वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा या फिर रहना वहां पर अगर पसंद करता है या फिर वहां पर पाया जाएगा तो हम उसे थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं या फिर थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया होगा ना, थर्मो से मतलब थर्मामीटर, आपने थर्मामीटर का यूज किसमें करते? तापमान में। ये ट्रिक हो गई एक तरीके से याद करने की, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। एसिड तो आपको पता है, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल, हमने लिख रखा है यहाँ पर। फिलस का मतलब होता है, या फिल्स का मतलब एक तरीके से पसंद होता है, लवर होता है ना। तो मतलब कोई आर्की बैक्टीरिया है जो उच्च तापमान और उच्च अम्लीय क्षेत्रों में रहना पसंद करता है या पाया जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। समझ में आ गया? उसके बाद हैलोफी या हैलोफिलस। हैलो का मतलब देखिए क्या होता है? साल्ट, इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं, हिंदी में लवण कहा जाता है। तो मतलब
कोई ऐसा आर्की बैक्टीरिया है या वे आर्की बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं या पाए जाते हैं, तब हम उनको क्या कहेंगे? हैलोफिलस। समझ में आ रहा? आप ऐसे लिख भी सकते हैं मिथेनोजन, मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ये मीथेन गैस बनाते हैं, ये मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रूमिनेट जंतुओं जैसे गाय, भैंस जानते होंगे ना सभी लोग, गाय भैंस आदि के आंतों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये सेलुलोज या लोज भी कर सकते हैं, लोज का पाचन करते हैं। ठीक है, ये मीथेन गैस, देखिए ये क्या करते हैं? मीथेन गैस बनाते हैं। ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर सड़ा गला स्थान होता है। ठीक है, आप देखते होंगे जो गोबर गैस होती है ना, गोबर गैस जो बनाते हैं यही बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, तो गोबर गैस बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, कच्छ क्षेत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये रूमिनेट जंतुओं का मतलब जो चौपाए हैं, जिनमें चार पैर होते हैं ना, चार पैर का मतलब जो चारों पैरों पर चलते हैं, जैसे जानवरों में गाय, भैंस, इन सब के आंत में पाए जाते हैं। क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करते हैं तो ये उनके आंत में पाए जाते हैं। सहजीवी का मतलब आपको पता ही है कि वे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो ये आंत में पाए जाते हैं। तो सेलुलोज का पाचन करते हैं तो इन्हें भोजन और रहने का स्थान मिल जाता है गाय के अंदर, भैंस के अंदर। और दूसरा, गाय भैंस को ये फायदा होता है कि उसको सेलुलोज खाना भी पच जाता है, सेलुलोज जो होता है वो पच जाता है। तो ये समझ में आया हो गया होगा मीथेन। देखिए एक लाइन में, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहां पर पाए जाएंगे, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये उच्च तापमान और अम्लीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि हेलोफिलस आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो वे आर्की बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं लवणीय क्षेत्रों में, उन्हें हेलोफिलस या हेलोफी आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम आपसे पूछ ले कि मिथेनोजन कौन सा गैस बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये कच्छ क्षेत्रों में, सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने आर्की बैक्टीरिया, देखिए अभी हमने आर्की बैक्टीरिया पूरा पढ़ रखा है। ठीक, हमने इसमें लक्षण देख लिए, इनके प्रकार देख लिए। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब इस वीडियो के बाद हम अगली वीडियो में यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। उसके यू बैक्टीरिया में जो उदाहरण है जीवों के, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर माइकोप्लाज्मा हो, उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और दोस्तों इस वीडियो में भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज कमेंट और लाइक कीजिए, नहीं तो हमें पता नहीं चलता ना कि हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए हम तो चाहेंगे या चाहते हैं ही है कि हम अपना अच्छे से पढ़ा सकें, है कि नहीं। हमें लग रहा होता है कि हम बड़े, कहते नहीं, हम खुद को लगता है हम बड़े खूबसूरत, लेकिन हम खुद थोड़ी वो होता है कि नहीं। हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो थोड़ी होगा। क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोनों लोगों को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है और हमें होना चाहिए कि हाँ हम अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं।
ठीक है, तो हमें तो ठीक है, हमें लग रहा है कि हम पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है, इसलिए आप लोग प्लीज बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।